हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज बहुत दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। रीज़न आप जानते हैं, चलिए कोई बात नहीं, सभी रीज़न धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2। केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 में बेटा आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, जिसे हिंदी में आयनिक क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा कहते हैं। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे बॉर्न हेबर साइकिल, वो भी इसी से रिलेटेड है। तीसरी टॉपिक हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल एंड एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बॉर्न हेबर साइकिल भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से समझेंगे आप। इसके बाद एक नए प्रकार का बंध आप देखेंगे जिसे सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं या सिंगलेट लिंकेज कहते हैं। इसे एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं हिंदी में बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल को देखेंगे, यानी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे आइसोटर्स यानी समविन्यासी क्या हैं, और लास्ट में अगर टाइम रहा तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स, लुईस स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर्स में ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। बेटा जो हमारे आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आप जानते हैं कि वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और जब हम कोई भी आयनिक यौगिक बनाते हैं तो उनके आयनों को अनंत दूरी से पृथक पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों को क्रिस्टल जालक के रूप में एक साथ लाने में ऊर्जा लगती है, निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है। इस बाहर निकलने वाली ऊर्जा, निर्मुक्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा? जालक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक ऊर्जा। इसे कैपिटल यू के नीचे एक ज़ीरो लगा के, डॉट लगा के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से समझना चाहें तो आप जानते हैं बेटा कि जो सोडियम क्लोराइड का ये यौगिक है ये कैसे बनेगा। आप जानते हैं कैसे बनेगा, है ना? आपको सोडियम का आयन लेना होगा, है ना? एक सेकेंड, आपको क्या करना होगा? Na पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ गैस लेना होगा, प्लस क्लोराइड ऑल्सो, और इसको क्या करना होगा? पास ला करके NaCl का एक अणु बनाएंगे, तो इसमें जो ऊर्जा आपकी निकलेगी U0, ठीक है, वो ऊर्जा जो है, इसकी वैल्यू आप चाहे तो याद कर लीजिए, चाहे तो नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव करके भी आप लिख सकते हैं या U0 लिख सकते हैं। ठीक है, किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो अगर आपको सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनाना है बच्चे, तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को पास लाना होगा, तब आपको सोडियम क्लोराइड का एक अणु बनेगा। ठीक है, क्लियर है दिमाग में? अब देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें जालक के रूप में तो कैसे बनता है। देखिए कैसे बनता है। ये ऑल्टरनेट सोडियम और क्लोरीन के आयन रखे होते हैं बच्चे। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब जानते हैं कि अगर ये हम सोडियम के आयंस को रख रहे हैं तो क्लोराइड का आयन जो होगा वो क्या होगा? इनके मध्य में पाया जाएगा। ठीक है, सपोज़ कि हम क्लोराइड आयन को कोई दूसरा कलर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इससे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो इसका एक जाल आपको मिलेगा। देखिएगा कैसे जाल मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको डॉटेड लाइन की सहायता से मिला के देखिए तो आपको स्पष्ट जाल दिखाई देगा। एक सेकेंड, यहाँ एक आपका मिसिंग रह गया। ऐसे हम इसको हर जगह से जोड़ के देखें
तो आपको एक जालक दिखाई देगा, NaCl का आपको क्या दिखाई देगा, क्रिस्टल लैटिस दिखाई देगा। इसी के रिपीटेशन से आपका लैटिस बनता है, ठीक है। तो इसको बनाने में जो हमारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसी ऊर्जा को बेटा हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और इसे U0 से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो है बोन हेबर साइकिल। बोन हेबर साइकिल क्या है बेटा, ये बताता है कि आयनिक यौगिक जो बन रहे हैं वो सीधे तत्वों से भी बन सकते हैं या किसी अन्य प्रक्रम से भी बन सकते हैं। तो वो चाहे सीधे तत्वों से बने या अन्य प्रक्रम से बने, है ना। तो उनके इस प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा है या अवशोषित ऊर्जा है, उन सब में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जिसे ऊष्मा रासायनिक राशि कहते हैं, है ना। जैसे आयनन विभव है, या आपका लैटिस एनर्जी है, या आपका हीट ऑफ डिसोसिएशन है, या आपका सब्लिमेशन एनर्जी है। वे सारे एनर्जी क्या कहलाते हैं, ऊष्मा रासायनिक राशियाँ कहलाते हैं। और इनका आपस में क्या होता है, संबंध होता है। और इस संबंध को कौन स्थापित करता है, कौन बताता है, बॉर्न हैबर साइकिल बताता है, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको सपोज कि इसमें आपका इस तरह का कोई यौगिक, आयनिक यौगिक बन, पहले हम देख लेते हैं वो प्रक्रिया जिसमें डायरेक्ट आपको तत्व की सहायता से यौगिक बन रहा है, ठीक है। सपोज कि आपने कोई मेटल लिया है M सॉलिड स्टेट में, और हैलोजन लिया है वो आपका गैसेस स्टेट में है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में डायरेक्ट अभिक्रिया करते हैं बेटा, तो क्या बना देते हैं, MX, मेटल का हैलाइड। किस फॉर्म में होगा बच्चे, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसमें जो ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है उसे हम -Q कहेंगे, ठीक है। अब इसी को हम दूसरे प्रक्रम से कैसे प्राप्त करेंगे, पहले इस सॉलिड को क्या करेंगे, गैस में बदलेंगे। तो गैस में बदलने के लिए हमें कौन सी एनर्जी चाहिए होगी, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू द गैस विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, जिसे हम S से निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। और ये गैस है, ठीक। गैस का क्या हो रहा है, X2 के फॉर्म में है, हमें X के फॉर्म में चाहिए, तो हमें डिसोसिएशन करना होगा, ठीक है। चूँकि एक मॉलिक्यूल होता है तो हम डिसोसिएशन को D लिखते हैं, हाफ मॉलिक्यूल है इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाफ D। तो हमें क्या मिल जाएगा, M सॉलिड से M गैस मिल जाएगा बेटा, और X2 गैस से क्या मिल जाएगा, X गैस मिल जाएगा। ये समझ में आया। यहाँ S क्या है और D क्या है, S सब्लिमेशन एनर्जी है और D डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। अब ये किस में चेंज होना चाहिए, अगेन आयन में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो आयन में चेंज होने के लिए क्या होगा, ये अगेन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा लगेगी वो कौन सी लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी I लगेगी। तो ये M गैस ही रहेगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ आयन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ X को एज ए आयन बनाना है, नेगेटिव आयन, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तभी तो नेगेटिव आयन होगा। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काम करेगा, ठीक है, ओके है। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल करके क्या बना देंगे, MX बना देंगे सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो कैसी ऊर्जा होगी, लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन तो इसी का हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, MX का हो रहा है। लेकिन एक पाथ ये है जिसमें डायरेक्ट ये बन रहा है और दूसरा पाथ ये है जो मल्टी स्टेप में जा कर के
सेम चीज़ बना रहा है। ठीक है, तो अब इन सभी में जो स्टेप वाइज ऊर्जा लगी ये आपको समझ में आ गया है बिल्कुल से। अब इन ऊर्जाओं में कोई ना कोई संबंध भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये संबंध क्या होगा बेटा? -Q इज इक्वस टू S प्लस हाफ D प्लस I माइनस E माइनस U0। ओके है ना, क्योंकि ये भी तो निर्मुक्त हो रही है। जो निर्मुक्त होगा उसे हम नेगेटिव सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो पहले प्रोसेस में जो ऊर्जा लग रही है वो -Q लग रही है। पहले प्रोसेस में जो ऊर्जा लग रही है वो कितनी लग रही है? -Q लग रही है। और सेकेंड वाले प्रोसेस में जो ऊर्जा लग रही है वो S प्लस हाफ D प्लस I प्लस माइनस E प्लस माइनस U0 लग रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपस में सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे कि नहीं? अब इसको अगर हम पक्षांतर कर लें, U0 को इस लेफ्ट साइड में ले आएँ तो ये U0 माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और Q को फिर हम राइट साइड में ले जाएंगे तो Q जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रह जाएंगी, बाकी चीज़ें आपकी क्या रह जाएंगी बेटा? सेम रह जाएंगी। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल सा गणित है जिसमें कुछ भी समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वो चाहे सिंगल स्टेप में हो रहा है चाहे मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, उनका आपस में क्या है? इक्वल है। उनका जो ऊर्जा लग रहा है या निर्मुक्त हो रहा है वो क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, अब अगर आप इसको अलग अलग नाम से लिखना चाहें तो U0 को तो आप जानते ही हैं, है ना? Q क्या है? लिख लीजिए, Q आपकी संभवन ऊष्मा है। Q क्या है आपकी? संभवन ऊष्मा। इसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है, बस हीट ऑफ फॉर्मेशन, वेरी सिंपल। ठीक है, S क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी है। सब्लिमेशन को हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते ही हैं? ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, D क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन को जानते हैं क्या कहते हैं? वियोजन। ठीक है, वियोजन ऊर्जा यानी डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है I आपका है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी आप कह सकते हैं। इसको आप आयनन के लिए आवश्यक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका E है ना? E हमने अभी आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, लास्ट आपका है U0 जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, तो दोबारा लिखने के लिए जगह नहीं है, आप समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाते हैं लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम के सीमाएं और अपवाद क्या हैं? बच्चों, सीमाएं जो हैं वो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल हैं और आपको एग्ज़ाम में आता भी है, तो इस पर भी इम्पॉर्टेंट आप मेंशन कर लीजिए। और पहले हम सीमाएं के बारे में समझा देते हैं, उसके बाद अपवाद समझा देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया है इसलिए कि आपको इसको राइट डाउन ही करना है, बाकी मैं समझा दे रही हूँ। अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व के बाह्य कोश में या वैलेंसी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, सही है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। वो सीमाएं क्या हैं? अष्टक नियम केवल उन्हीं तत्वों पर बेटा लागू होता है जिनके परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के निकट हों। कितने निकट? कम से कम 3 से 4 यूनिट निकट। ठीक है, 3 से 4 यूनिट निकट का मतलब क्या है कि अगर किसी का परमाणु क्रमांक 6 है तो अगला परमाणु क्रमांक नियॉन 10 आएगा,
तो 4 यूनिट नज़दीक है ना। फ्लोरीन 9 पे है, अगला नियॉन है 10, 1 यूनिट नज़दीक है, ठीक है। तो जिनका परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के निकट होगा वे जो हैं परमाणु क्रमांक वाले तत्व जो है वो अष्टक नियम को लागू करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक। द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरिलियम और बोरन ऐसे तत्व हैं जिनके अतिरिक्त सभी तत्वों पर अष्टक नियम लागू होता है, लेकिन लिथियम, बेरिलियम और बोरन पे लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है तृतीय आवर्त के तत्व सामान्यतः अष्टक नियम का पालन करते हैं, किंतु इनके अंदर 3D ऑर्बिटल उपस्थित होता है, भले ही उनका भराव नहीं होता है, किंतु रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होता है। तो d ऑर्बिटल उपस्थित होने के कारण ये अष्टक प्रसार भी प्रदर्शित करते हैं, जो कि अभी हम लोग अपवाद के अंतर्गत पढ़ेंगे और आप समझ पाएंगे कि कैसे वो अष्टक प्रसार करते हैं। बाकी बात है दीर्घ आवर्तों की, यानी तृतीय आवर्त से आगे जो आवर्त हैं, है ना, वे सभी आवर्त जो हैं वो दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। इनमें जो सभी तत्व हैं वो अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के निकट नहीं होते हैं, वो अष्टक प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। सभी तत्व जो अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के निकट नहीं होते हैं वे अष्टक प्रसार करते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अष्टक नियम के अपवाद। अपवाद देखने के लिए बेटा हम लोग यौगिक वाइज चलेंगे कि वैद्युत संयोजक यौगिकों में कौन कौन से अपवाद हैं, सहसंयोजक यौगिकों में किस प्रकार के अपवाद हैं और उपसंयोजक यौगिकों में किस तरह के अपवाद हैं, ये हम लोग क्रमशः देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत संयोजी यौगिकों में अष्टक नियम के अपवाद। वैद्युत संयोजी यौगिकों में अष्टक नियम के अपवाद, ठीक है। पहले हम लोग ये देखेंगे। तो वैद्युत संयोजी यौगिक में पहला जो आपका आवर्त है उसको तो आप हाइड्रोजन को देख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़ के अगर बाकी को आप देखें, दूसरे आवर्त में आए जहाँ आपको लिथियम और बेरिलियम के धनायन मिलते हैं, उनकी संरचना जो होती है वह हीलियम की संरचना की तरह होती है कि नहीं होती है। जैसे अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, तो इसका 1s2 2s1 कन्फिग्रेशन होगा ना। अब हम अगर लिथियम आयन बना दें बेटा, क्या बना दें, लिथियम आयन, तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, तो कन्फिग्रेशन क्या मिल गया, 1s2। तो यानी लिथियम आयन का जो कन्फिग्रेशन है वो हीलियम के कन्फिग्रेशन के बराबर है, यानी उसकी संरचना इसकी संरचना आपस में समान है। सिमिलरली बेरिलियम के लिए भी हम देख सकते हैं कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप जानते हैं बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है ना। अब उसको हम समझना चाहें तो बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 ही बचा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका भी क्या आएगा बेटा, 1s2 आएगा, जो कि हीलियम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, अष्टक नियम का अपवाद है, इसके वाहक कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आभासी अक्रिय गैस संरचना के धनायन भी बनते हैं, जो बहुत सारे ऐसे धनायन हैं जो कि 18 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षा में रखते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी अक्रिय गैस संरचना जैसी उनकी संरचना होती है। तो चूँकि वे अक्रिय गैस जैसी संरचना प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, आभासी अक्रिय गैस संरचना के धनायन, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सारे जो हैं वो स्यूडो इनर्ट गैस टाइप होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन इनके बाह्य कोश में होता है।
संक्रमण धातुओं के धन आयन भी होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता का मतलब क्या होता है बेटा? एक से ज़्यादा संयोजकता प्रदर्शित करना। जैसे आपका आयरन है, उसकी 2 संयोजकता होती है, आप जानते ही हैं, Fe2 Fe3, है ना। इसी तरह कॉपर है, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, संक्रमण धातु जो होते हैं। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड तत्वों के जो धनायन होते हैं वे भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, किंतु वे अक्रिय गैस संरचना को प्रदर्शित नहीं करते हैं। वे अक्रिय गैस संरचना को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब आइए देखते हैं सहसंयोजक यौगिकों में अष्टक नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। बच्चों, सहसंयोजक यौगिकों में बहुत सारे ऐसे अणु होते हैं जिनमें अष्टक प्राप्त नहीं होता है, यानी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फिर भी वे स्थायी यौगिक होते हैं, है ना। इसमें सबसे जो पहला एग्जाम्पल आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं, वो है H2। हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और बहुत बढ़िया से क्या बना देता है? H2 बना लेता है, ठीक है ना, और स्थायी रूप से पाया जाता है। इसमें अष्टक पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड को देख लीजिए, BeCl2, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम के वाहक कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लिया। क्लोरीन के वाहक कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। चलिए इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। तो इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा ये बेरियम क्लोराइड आसानी से क्या हो जाता है बेटा? बन जाता है, ठीक है, और ये स्थायी होता है। यहाँ क्लोरीन के वाहक कक्ष में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है क्लोराइड के वाहक कक्ष में, लेकिन बेरिलियम में देखिए 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर अष्टक नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी स्थायी हैं। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप बोरन का क्लोराइड ले लीजिए या फ्लोराइड ले लीजिए। तो बोरन के वाहक कक्ष में बेटा, बोरॉन के वाहक कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फ्लोरीन के बाह्य कक्ष में कितने होते हैं? 7। अगेन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, देखिए साझेदारी को पास पास दिखाएंगे, ठीक है। ये क्रॉस जो है वो फ्लोरीन का इस फ्लोरीन का है, और ये क्रॉस में जो दिख रहा है ये इस फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अगेन एक और फ्लोरीन रहेगा, आपके पास जगह होगा, आप थोड़ा सा स्पष्ट बनाएंगे, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से देखिए आपका लुईस स्ट्रक्चर है और ये आपका BF3 बन गया, ठीक है। अगर आप इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, B सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F और सिंगल बॉन्ड F, ठीक है। बहुत सारे अणु ऐसे होते हैं जिनके अंदर अष्टक पूर्ण करने के लिए अष्टक का प्रसार हो जाता है, मतलब इनका अष्टक 8 से ज़्यादा हो जाता है। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 न होकर के 8 से ज़्यादा हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए PCl5। आप जानते हैं कि फास्फोरस जो है उसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक। अब 5 क्लोरीन आएगा और इसके साथ क्या करेगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और ये 5 क्लोरीन, ठीक है, बनाएगा। और एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे? साझेदारी दिखा देंगे, ठीक है। तो बाकी इसके 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6 इसके चारों ओर आप बना देंगे, ठीक है।
तो आप देखिए सभी क्लोरीन के तो क्या हो जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लेकिन ज़रा फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप गिनिए। फास्फोरस के 5 अपने थे और 5 क्लोरीन से आ गए, कितने हो गए, फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये अष्टक नियम का प्रसार हो गया, अष्टक का प्रसार हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप एक दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एकदम सेम स्ट्रक्चर है। सल्फर बना लें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, अब फ्लोराइड दिखाना है आपको। फ्लोरीन लीजिए और फ्लोरीन को उसके चारों ओर 6 फ्लोरीन बना दीजिए और हर फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्लोरीन के तो 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन आपके सल्फर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़रा आप गिनिए, कितना हो रहा है, गिना? जब तक हम बना रहे हैं ज़रा गिन के देखिए कितना हो रहा है। छः अपने और 6 फ्लोरीन के, सल्फ़र के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सल्फ़र जो है 6 फ्लोरीन के साथ एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा SF6 बनाता है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको बेटा कहते हैं अष्टक का प्रसार होना, अष्टक का बढ़ जाना। प्रसार मतलब बढ़ जाना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। अभी यहाँ पे आप पहले जो देख रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन थे, है ना। अब ऐसे ही यौगिक आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं उनके बाह्य कोश में। ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं में अष्टक नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है अपवाद। उपसहसंयोजक यौगिकों में बेटा कई ऐसे उपसंयोजक यौगिक हैं और उनके संकुल आयन हैं जिनके केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु जो हैं वे अष्टक नियम लागू नहीं करते हैं खुद पे, यानी उन पे अष्टक नियम का कोई प्रभाव नहीं होता है। वे अपने हिसाब से यौगिक का या आयन का निर्माण करते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं एकक इलेक्ट्रॉन बंध। एकक इलेक्ट्रॉन बंध जो कल्पना थी वो किसने दिया, सडिन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने बताया कि किसी अणु के परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी अष्टक होना ही चाहिए। यद्यपि परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बंध बना सकते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, दोनों के बीच दोनों द्वारा साझेदारी नहीं होगी, किसी एक के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। यानी 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंध को एक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगेन हम ले रहे हैं PCl5 का, सिडविक ने ही बताया था। PCl5 में एक इलेक्ट्रॉन बंध कैसे बन रहा है, आइए देखिए। आप जानते हैं फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, अब हमें 5 क्लोरीन चाहिए। ओके, तो 5 क्लोरीन आएगा 1 2 3 4 एंड 5। इसके अपने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अब देखिए इन 3 क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया, या इस स्थिति में फास्फोरस का भी अष्टक क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कोई साझेदारी क्लोरीन के साथ ऐसी नहीं होगी जिसमें क्लोरीन भी साझा करे और फास्फोरस भी। तो क्लोरीन के अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी में है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी में है, जिस पर दोनों का, फास्फोरस का भी अधिकार है और क्लोरीन का भी अधिकार है। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए भी 8वां गिना जाएगा और इस फास्फोरस का तो है ही है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के लिए भी गिना जाएगा और इसका तो है ही है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं बेटा। इसको प्रदर्शित करते हैं, देखिए एक सेकेंड, जो आपका बंध साझेदारी से है उसको तो आप सिंगल लाइन से प्रदर्शित करेंगे, है ना। फास्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, फास्फोरस सिंगलेट बॉन्ड क्लोरीन, फास्फोरस सिंगलेट बॉन्ड क्लोरीन। यानी सिंगलेट को हम कैसे दिखा रहे हैं, हाफ एरो के जैसा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ योर लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह के बंध को हम क्या कहते हैं बेटा, सिंगलेट लिंकेज कहते हैं, जिसमें 2 तत्वों के मध्य एक ही तत्व इलेक्ट्रॉन देता है किंतु पूरी तरह से नहीं देता है। जैसे आयनिक में होता वैसे नहीं दे देता है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन वो देता है पर उस पर उसका भी अधिकार बना रहता है। इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, सिंगलेट लिंकेज या एकक इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी की। मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है बच्चों, ये सिडविक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि तृतीय आवर्त और उससे ऊंचे आवर्तों में जो भी तत्व हैं उन तत्वों के यौगिकों में उनके परमाणुओं के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तथा उनकी सहसंयोजकता 4 से अधिक संभव है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, उसकी अधिकतम सहसंयोजकता कहते हैं। यानी अधिकतम वो कितने इलेक्ट्रॉनों का सहसंयोजन कर सकता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उसकी अधिकतम सहसंयोजकता कहते हैं। बच्चों, अलग अलग आवर्त के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी फिक्स्ड है। आइए देखें कैसे। हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, इस टेबल में हम पहले कॉलम में लिखते हैं आवर्त संख्या, दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं वे तत्व जो उन आवर्त में पाए जाते हैं, तीसरे में हम क्या लिखेंगे, उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी यानी अधिकतम सह संयोजकता। ठीक है, आप थोड़ा 2 लाइन लेके बना लीजिएगा। ओके, तो पहले हम बात करेंगे फर्स्ट आवर्त की। फर्स्ट आवर्त में आप जानते हैं कौन है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। तो हीलियम की तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि वो तो अक्रिय है, वो कोई सहसंयोजकता प्रदर्शित ही नहीं करेगा। आप जानते हैं कि इसकी अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। आवर्त 2 की यदि बात करें, लिथियम से कौन तक होता है बेटा, फ्लोरीन तक। इसकी संयोजकता मैक्सिमम 4। तीसरे आवर्त की बात करें तो सोडियम से कहाँ तक, क्लोरीन तक, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। चौथे आवर्त की बात करें, पोटेशियम से ब्रोमीन तक, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। फिफ्थ आवर्त में रुबिडियम से आगे जो भी तत्व हैं उनमें मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 8। ठीक है, इसके बाद आगे के भी जो 6, 7
आवर्त हैं उनमें भी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आवर्तों के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी आपकी निश्चित है। ठीक है, जैसे अगर फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस आपका परमाणु क्रमांक फास्फोरस का क्या है, 15। ठीक है, किस आवर्त में आएगा, 3rd आवर्त में। तीसरे आवर्त में है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक होनी चाहिए। तो फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 5। यहाँ पे आपने देखा भी है, यहाँ पे आपने देखा भी है इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 5 है। ठीक है, इसके बाद बेटा है आइसोटियर्स, समविन्यासी। समविन्यासी नाम से ही क्लियर है, जिसका विन्यास समान हो। लैंगमुइर ने बताया कि ऐसे अणु अथवा आयन, ऐसे अणु अथवा आयन जिनके परमाणु की संख्या समान हो, जिनमें परमाणुओं की संख्या समान हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक है, और उसकी व्यवस्था यानी संरचना भी समान हो, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, समविन्यासी कहलाते हैं। यानी इनका जो विन्यास है या संरचना है वो कैसी है, आपस में समान है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं N2CO CnNO। ठीक है, ये 4 हमने लिया। अब देखिए N2 की अगर आप संरचना बनाना चाहें तो Na2 में भी 2 परमाणु हैं। परमाणु की संख्या अगर आप देखें, अगर परमाणु की संख्या देखें तो यहाँ भी 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु हैं, यहाँ भी 2 परमाणु हैं। पहली शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त क्या देखनी है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है या नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है या नहीं है ये देखने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए नाइट्रोजन का पहले बना लेते हैं, N2 का। नाइट्रोजन के y कक्ष में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नाइट्रोजन के। ठीक है, क्योंकि इसको 3 चाहिए पूरा होने के लिए, तो हम 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर कर देते हैं तो ये N2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, है कि नहीं है। आइए बात करते हैं CO की। CO जब हम बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन का जो संरचना होता है वो थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना डिफरेंट होती है। देखिए कैसे, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। कार्बन का 2, कार्बन का 2 और ऑक्सीजन का 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। तो इसका 4 यहाँ आया तो बाकी 2 कहाँ हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी कुल देखिए 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो मिला के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, समझ गए। इसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन मिलकर के साइनाइड आयन बना रहे हैं। अब साइनाइड आयन की संरचना समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो साइनाइड आयन कैसे बनता है, कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करता है। ठीक है, और ये हो जाते हैं कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 6 2 8 1 9। लेकिन घबराने की बात नहीं है, 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इसके ऊपर जो आवेश है, ये जो चार्ज है, इसको कहीं से मिला हुआ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ मिल गया, तो कुल कितने हो गए, कुल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गए। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो रही है ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं NO+। नाइट्रोजन के
2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का अगेन कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 यहाँ हुआ तो 2 यहाँ रहेगा, ठीक है। हाँ, हो गया। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आपके यनों में भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। आई थॉट ये नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे आवेश नहीं होगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके, और नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं गया, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं गया। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई कि इनके अंदर अणुओं की, परमाणुओं की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, संरचना भी समान है। देखिए कैसे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से इनकी संरचना भी समान है। तो ये सारे आपस में क्या है बेटा, समविन्यासी हैं, आइसोटियर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद आपको मैं जितना पढ़ाई हूँ उस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। चेक योर प्रोग्रेस बाय डूइंग दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इन्हें खुद से करने का प्रयास कीजिए, और जहाँ नहीं आएगा वहाँ के लिए तो मैं हूँ ही। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उठाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।